ग्रीक गॉड पोसाइडन नदी से बाहर अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और वो जाकर अपने भाई ज्यूस से मिलता है। उसका भाई ज्यूस उसे आसमान की ओर देखने को कहता है, जहाँ पर हर तरफ काले घने तूफानी बादल छाए हुए थे, लेकिन कहीं भी बिजली का नामो निशान तक नहीं था, क्योंकि उसका मास्टर बोल्ट अब चोरी हो चुका था। ये सुनकर पोसाइडन चौंक जाता है और साफ साफ इनकार करता है कि ये काम उसका नहीं है। वो ज्यूस को याद दिलाता है कि देवताओं के बीच ये नियम है कि वो एक दूसरे की शक्तियाँ छीन नहीं सकते, लेकिन ज्यूस फिर भी उसके ऊपर आरोप लगाता है कि ये काम उसके बेटे ने किया है। पोसाइडन जोर देकर कहता है कि उसने उस लड़के को तब से नहीं देखा जब वो एक छोटा बच्चा था, लेकिन फिर भी ज्यूस चेतावनी देता है कि अगर समर सॉल्स्टिस की आधी रात तक मास्टर बोल्ट वापस नहीं आया तो वो युद्ध की घोषणा कर देगा। अगले दिन पर्सी नाम का एक लड़का एक स्विमिंग पूल में पूरे 7 मिनट तक अंदर रहने के बाद बाहर आता है। उसका दोस्त ग्रोवर उसकी तारीफ करता है और पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर लेता है। पर्सी मानता है कि उसे खुद भी नहीं पता, बस पानी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो साफ साफ सोच पाता है। इसके बाद वो लोग अपने इंग्लिश क्लास की ओर जाते हैं, जहाँ पर एक नई टीचर मिसेस डॉट्स आई हुई थी। वो बोर्ड पर एक कोट लिखती है और उसका मतलब समझाने को कहती है। पर्सी यहाँ पर हाथ नहीं उठाता, फिर भी वो उसे ही चुन लेती है। पर्सी को डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम होती है और वर्ड्स को पढ़ने में उसे थोड़ी तकलीफ होती थी। वो बस इतना ही कहता है कि उसे नहीं पता। स्कूल के बाद पर्सी घर जाता है, जहाँ पर उसकी माँ सैली अपने पति गैब के साथ रहती है। पर्सी कंप्लेन करता है कि उसकी डिस्लेक्सिया पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। वो कहता है कि मुझे लगा था ये स्कूल मेरी हालत बेहतर करने वाला था। सैली उसे दिलासा देती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। तभी अचानक गैब चिल्लाकर बियर मांगता है और सैली चुपचाप जाकर उसे दे देती है। पर्सी को नफरत होती है कि उसकी माँ गैब के नशे में डूबे गंदे बिहेवियर को कैसे सहन करती रहती है। जब पर्सी उसे जवाब देता है तो गैब उसे वार्निंग देता है कि उसे इज्जत से बात करनी चाहिए। पर्सी चुप हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे नफरत करता है। अगले दिन पर्सी की क्लास एक ग्रीक म्यूजियम घूमने जाती है। अंदर जाने से ठीक पहले पर्सी को एक आवाज सुनाई देती है कि तैयार रहो, सब कुछ बदलने वाला है। वो एक आदमी को देखता है जो बिल्कुल पोसाइडन जैसा लग रहा था, लेकिन वो अचानक ही कहीं गायब हो जाती है और उसे लगता है कि शायद ये उसका कोई भ्रम है। म्यूजियम के अंदर मिस्टर ब्रूनर ज्यूस, पोसाइडन और हेडीज के बारे में पढ़ा रहे होते हैं कि कैसे 3 भाई जिन्होंने अपने पिता को हराने के बाद दुनिया पर राज किया। वो बताते हैं कि कैसे देवता कभी इंसान के बीचों बीच रहते थे और उनसे बच्चों को जन्म देते थे, जिन्हें डेमीगॉड कहा जाता था। पर्सी का यहाँ पर ध्यान भटकता है, लेकिन अचानक ही वो सही जवाब दे देता है। तभी वो देखता है कि दीवारों पर लिखे गए प्राचीन ग्रीक वर्ड्स बदलकर अंग्रेजी में आ रहे हैं। एक नाम उस पर खास असर डालता है, जो था पर्सियस। ब्रूनर मान लेता है कि पर्सी सही है, लेकिन ठीक उसी समय मिसेस डॉट्स जिद करती है कि वो पर्सी से अकेले में कुछ बात करना चाहती है। वो उसे एक सुनसान हॉल में ले जाती है, फिर अचानक ही कहीं गायब हो जाती है और ऊपर से फिर से आकर प्रकट होती है और उसे चोरी हुए मास्टर बोल्ट की मांग करती है। पर्सी बहुत ही घबरा जाता है और कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता इन सब के बारे में। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, डॉट्स एक राक्षस में बदल जाती है और वो उस पर हमला कर देती है। जैसे ही पर्सी यहाँ पर लगभग मरने ही वाला होता है, वहाँ पर ब्रूनर और ग्रोवर दौड़ते हुए आते हैं और उस क्रिएचर पर चिल्लाते हैं। वो उसे फ्यूरी कहते हैं। ब्रूनर चेतावनी देता है कि अगर वो वहाँ से नहीं गई तो उसे चीर दिया जाएगा। वो राक्षस खिड़की से भाग जाता और पर्सी पूरी तरह से डर गया था। पर्सी ब्रूनर को ये कहते हुए सुन लेता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो उसे ढूंढ लेंगे। पर्सी काफी कंफ्यूजन में था। वो कहता है कि उसने कुछ भी चोरी नहीं किया और ब्रूनर भी उस पर भरोसा करता है। वो ग्रोवर को ऑर्डर देता है कि पर्सी को सुरक्षित रखने के लिए उसे एक कैंप में ले जाए, इससे पहले कि और भी राक्षस आ जाए। ब्रूनर पर्सी को एक पेन देता है और कहता है कि एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, जिसे तुम अपने खतरे में इस्तेमाल करना। पर्सी इस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन ब्रूनर उसकी बात अनसुनी कर देता है और ग्रोवर से कहता है कि वो सैली को चेतावनी दे दे और पर्सी को सुरक्षित रखे। म्यूजियम से निकलने के बाद पर्सी ग्रोवर से पूछता है कि असल में चल क्या रहा है और ब्रूनर उसे इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानता है। ग्रोवर मानता है कि वो कई सालों से पर्सी पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि पर्सी को इस पर शक होता है, क्योंकि ग्रोवर बैसाखियों पर चलता है। ग्रोवर कहता है कि दिखावे पर मत जाओ। घर पहुंचते ही ग्रोवर सैली से कहता है कि उन्हें तुरंत ही निकलना होगा, लेकिन गैब रास्ता रोक लेता और मांग करता है कि सैली मेहमानों की सेवा करे। पर्सी उसे अपमानित करता और गैब पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन ग्रोवर अपनी वैसाखियों से उसे गिरा देता है। भागते हुए पर्सी कसम खाता है कि उसने मास्टर बोल्ट नहीं चुराया। सैली कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और वो समझाती है कि वो कैंप उसके जैसे खास बच्चों के लिए है। पर्सी सोचता है कि ये सब पागलपन है, लेकिन सैली कहती है कि वो स्पेशल है और वो भी उसके पिता की वजह से। पर्सी उस आदमी के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था जिसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन सैली कहती है कि उसके पिता कभी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। इससे पहले कि पर्सी और भी सवाल पूछ पाता, एक मिनोटर उनकी कार पर हमला कर देता है। वो किसी तरह से एक्सीडेंट से बच जाते और पर्सी देखता है कि ग्रोवर अपनी असल शक्ल दिखाता है। असल में वो एक सैटर है।
वो कैंप के गेट तक पहुंचते लेकिन सैली अंदर नहीं जा सकती थी। वो पर्सी को बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उसकी तरह नहीं है। तभी अचानक मिनोटर उसे पकड़ लेता और इतनी जोर से दबाता है कि वो गायब हो जाती है। गुस्से और दर्द से भरकर पर्सी ब्रूनर को दिया हुआ पेन याद आता है और जैसे ही वो उसका ढक्कन खोलता है वो तलवार में बदल जाता है। वो उस डीमन से लड़ता है लेकिन तलवार हाथ से छूट जाती है। लेकिन आखिरकार ताकत लगाकर पर्सी वार करता है और मिनोटर को मार देता है और फिर ग्रोवर के पास वो गिरकर बेहोश हो जाता है। बाद में वो कैंप के अंदर होश में आता है जहाँ पर ग्रोवर कहता है कि पिछली रात सपना नहीं था, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। पर्सी बिल्कुल टूट जाता है। यहाँ पर ग्रोवर इन सब के लिए खुद को दोषी मान रहा था और वो कहता है कि वो बस एक जूनियर प्रोटेक्टर था जिसके अभी सींग भी नहीं आए। पर्सी उसे दिलासा देता और कहता है कि ये उसकी गलती नहीं थी। बाहर ग्रोवर पर्सी को कैंप दिखाता और आखिरकार सच्चाई बताता है कि पर्सी एक डेमी गॉड है। उसकी डिसलेक्सिया इसीलिए है क्योंकि उसका दिमाग प्राचीन ग्रीक के लिए बना है और वो लड़ाई में काफी तेज और निडर है। यही वजह है कि वो मिनोटर को हरा पाया। पर्सी जो हमेशा खुद को अजीब समझता था ये सुनकर बिल्कुल दंग रह जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचते ही पर्सी एक लड़की को बेहद खूबसूरती से लड़ते हुए देखता है तो ग्रोवर बताता है कि उसका नाम एनाबेथ है। वो एथेना की बेटी है और कैंप के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक है। ग्रोवर पर्सी को सेंटोरस से मिलवाता है और उन्हीं में से एक मिस्टर ब्रूनर होते हैं। पर्सी अपने टीचर को आधे घोड़े के रूप में देखकर हैरान था। ब्रूनर माफी मांगता है कि उसने अपनी असली पहचान छुपाई थी। फिर वो पर्सी को एक खास कैबिन दिखाता है जिसे उसके पिता ने बनवाया था। अंदर पर्सी एक त्रिशूल को देखता है और समझ जाता है कि उसका पिता पोसाइडन है। ब्रूनर इस बात की कंफर्मेशन करता है और वो ये भी समझाता है कि ज्यूस, पोसाइडन या हेडिस जैसे बड़े देवताओं के बच्चों का होना बिल्कुल रेयर है। इसी वजह से अब पर्सी अपने पिता के भाइयों की नजर में एक खतरा बन चुका है। ब्रूनर गैब के बारे में भी सच्चाई बताता है कि उसकी भयानक बदबू दरअसल पर्सी को राक्षसों से छिपाने में मदद करती थी और यही कारण था कि सैली ने इतने सालों तक उसे सहन किया। ये जानकर पर्सी बहुत दुखी होता है कि उसकी माँ ने उसकी सुरक्षा के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया और फिर भी वो उसे बचा नहीं सका। पर्सी पूछता है कि वो इस कैंप में क्यों है तो ब्रूनर उससे कहता है कि अब ये उसका काम है कि जी उसका मास्टर बोल्ट उसे वापस लाना है और युद्ध होने से रोकना है जो पूरी धरती को नष्ट कर सकती है। पर्सी कहता है कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ब्रूनर जवाब देता है कि सिर्फ वही जीउस को यकीन दिला सकता है कि वो निर्दोष है। हालांकि इसके लिए उसे पहले ट्रेनिंग लेनी होगी क्योंकि अब राक्षस जरूर उसके पीछे आएंगे। ट्रेनिंग ग्राउंड पर ब्रूनर पर्सी का इंट्रोडक्शन बाकी कैंपर्स से कराता है। ल्यूक जो कि हर्मिस का बेटा उसे बड़े अपनापन से स्वागत करता है और अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद ब्रूनर कैप्चर द फ्लैग गेम की घोषणा करता है। एनाबेथ जो अपोजिशन टीम की लीडर है उनका झंडा छुपा देती है जबकि पर्सी ल्यूक के साथ रहता है। खेल के दौरान ल्यूक दुश्मन खिलाड़ियों से लड़ता है और पर्सी को झंडा ढूंढने भेज देता है। जंगल में पर्सी को वो झंडा बिना किसी गार्ड के मिल जाता है लेकिन तभी एनाबेथ उस पर घात लगाकर हमला कर देती है और कहती है कि वो हमेशा जीतती आई है। वो जोरदार हमला करती है और पर्सी के हाथ को घायल कर देती है और सबके सामने उसे आसानी से अपने कंट्रोल में कर लेती है। ग्रोवर ब्रूनर से लड़ाई रोकने की गुहार लगाता है लेकिन ब्रूनर मना कर देता है। बुरी तरह से पिटने के बाद पर्सी अचानक ही पोसाइडन की आवाज को सुनता है जो उसे पानी की ओर जाने को कहती है। जैसे ही वो पानी में कदम रखता है उसके जख्म भरने लगते हैं और उसकी ताकत वापस आ जाती है और अपनी नई एनर्जी से भरकर पर्सी एनाबेथ के सिपाहियों को हरा देता है और खुद एनाबेथ को भी निहत्था कर देता है। वो उसकी तलवार को छीन लेता है और उसे मारने के बजाय वो झंडा फाड़ लेता है और अपनी टीम को जीत दिला देता है। कैंप के सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने अभी देखा था उसे देखकर वो सभी लोग बहुत हैरान थे। उसी रात जब कैंपस जीत का जश्न मना रहे होते हैं एनाबेथ पर्सी को छेड़ते हुए पूछती है कि क्या वो खुद को हीरो महसूस कर रहा है। पर्सी मना करता है लेकिन वो मजाक में कहती है कि शायद जल्दी ही उसका अहंकार बहुत बड़ा हो जाएगा। पर्सी को लगता है कि शायद वो उसे पसंद नहीं करती तो एनाबेथ जवाब देती है कि उसने अभी फैसला नहीं किया है। अचानक ही कैंप फायर के बीच में हेडिस प्रकट होता है। वो पर्सी को मांगता है और जब कोई जवाब नहीं देता तो जमीन को जलाना शुरू कर देता है। वो धमकी देता है कि अगर पर्सी अपनी माँ को फिर से देखना चाहता है तो उसे मास्टर बोल्ट वापस करना होगा। हैरान पर्सी उसका सामना करता है। हेडिस बताता है कि सैली मरी नहीं है बल्कि उसे कैद कर लिया गया है और वो पर्सी को उसकी झलक दिखाता है। वो वादा करता है कि अगर पर्सी उसे बोल्ट लाकर देगा तो वो उसकी माँ को आजाद कर देगा। हेडिस के गायब होने के बाद पर्सी जिद करता है कि उसे तुरंत निकलना होगा। ब्रूनर वार्निंग देता है कि कोई सौदा नहीं किया जा सकता क्योंकि पर्सी ने बोल्ट चुराया ही नहीं है लेकिन पर्सी अपनी माँ को छोड़ नहीं सकता था। उसी रात पर्सी चुपके से निकलने की कोशिश करता है लेकिन ग्रोवर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो भी उसके साथ प्रोटेक्टर बनकर चलेगा। तभी एनाबेथ भी आ जाती है और जोर देकर कहती है कि वो भी साथ में जाएगी। पर्सी ना चाहते हुए भी उनको साथ में ले जाना पड़ता है। उन लोगों को नहीं पता होता है कि हेडिस तक कैसे पहुंचा जाए। तब एनाबेथ सुझाव देती है कि वो ल्यूक से पूछे क्योंकि हर्मिस अंडरवर्ल्ड में आता जाता रहता है। ल्यूक मानता है कि वो अपने पिता से कभी नहीं मिला और देवताओं को वो काफी सेल्फिश कहता है
लेकिन बताता है कि एक बार उसे हर्मिस के घर से जादुई उड़ने वाले जूते और एक नक्शा मिला था। उस नक्शे में 3 मोतियों का जिक्र था जो कि हेडिस की पत्नी फनी की है। ये मोती अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलने में मदद करते हैं। वो समझाता है कि मोती पर कदम रखकर मन में उस जगह की कल्पना करनी होगी जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। जाने से पहले ल्यूक पर्सी को एक शील्ड तोहफे में देता है। उनकी पहली मंजिल होती है एक बहुत वीरान पड़ा रेस्टोरेंट जो पत्थर की मूर्तियों से भरा होता है। एनाबेथ वहाँ सोने के ड्रैकमा का फव्वारा देखती है और पर्सी को कुछ सिक्के देती है। वो पहले मोती की तलाश में अलग अलग हो जाते हैं। वहाँ पर एक रहस्यमयी औरत एनाबेथ से मदद मांगती है और उसे खींच कर ले जाती है। उसी समय ग्रोवर अपने मरे हुए अंकल की एक मूर्ति को देखता है जो बेहद असली लग रही थी। तभी उसे सच्चाई समझ में आ जाती है कि ये मेडुसा का अड्डा है। डर के मारे वो पर्सी को वार्न करता है और एनाबेथ को ढूंढने दौड़ता है। जैसे ही एनाबेथ और वो बूढ़ी औरत रेस्टोरेंट से निकलने की कोशिश करती है वो सीधे मेडुसा से टकरा जाती है। मेडुसा एथेना की बेटी का स्वागत करती है और कहती है कि उसे इन मूर्तियों के साथ रहकर बहुत अकेला महसूस हो रहा था। जब एनाबेथ पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो कौन है तो मेडुसा कहती है कि वो उसे महसूस कर सकती है। वो एनाबेथ के बालों की तारीफ करती है और अपनी उस खूबसूरती को याद करती है जो एथेना के श्राप से पहले उसके पास थी। और अपना स्कार्फ हटाते ही मेडुसा के बालों की जगह सांप दिखाई देते हैं। फिर वो अपने चश्मे को उतार देती है और उन्हें उसकी तरफ देखने को उकसाती है। एनाबेथ तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और बूढ़ी औरत को भी ऐसा करने को कहती है क्योंकि मेडुसा की नजर लोगों को पत्थर बना देती थी। लेकिन बूढ़ी औरत थक जाती है और एक पल के लिए आंखें खोल लेती है और उसी पल वो एनाबेथ का हाथ थामे हुए पत्थर की मूर्ति बन जाती है। मेडुसा एनाबेथ पर दबाव डालती है कि वो आंखें खोले। तभी ग्रोवर और पर्सी वहाँ पर पहुँचते हैं। वो जानते हैं कि वो उसे सीधे नहीं देख सकते, इसीलिए पर्सी अपने फोन के मेटल कवर में उसका रिफ्लेक्शन देखने का सुझाव देता है। मेडुसा को पास में ही एक और डेमीगॉड के प्रेजेंस की महसूस होती है और उसे एहसास होता है कि पर्सी पोसाइडन का बेटा है। गुस्से में वो मूर्तियाँ गिराने लगती है जिनमें से एक पर्सी को फंसा लेती है। वो उसे पकड़ लेती है और धमकी देती है कि वो अपने सांपों से उसकी आंखें खुलवा देगी। आखिरी पल में एनाबेथ और ग्रोवर एक ट्रक लेकर अड्डे में घुसते हैं और मेडुसा को टक्कर मारते हैं। गुस्से में तड़पती हुई मेडुसा जमीन पर पड़े पर्सी के फोन को देख लेती है और उसमें वो अपने ही शैडो को देख लेती है और पर्सी इसी मौके का फायदा उठाता और चुपचाप उसके पीछे जाता और उसकी गर्दन काट देता है। और इसके बाद वो बाकी सभी से कहता है कि अब वो अपनी आंखें खोल सकते हैं। एनाबेथ सुझाव देती है कि मेडुसा का सर अपने पास रखना चाहिए क्योंकि उसकी ताकत मरने के बाद भी काम करती है। पर्सी इस बात के लिए सहमत होता है और उसे ग्रोवर के स्वेटर में लपेट देता है। मेडुसा के गहनों में से उसे फरसाफेनी का एक मोती मिलता है। उन लोगों को अब एक मोती मिल चुका था और अब 2 बाकी थे। नक्शा देखने पर उन्हें पता चलता है कि अगला मोती नैशविल के एक म्यूजियम में है। रास्ते में वो आराम करने के लिए एक मोटेल में रुकते हैं। पर्सी तुरंत ही स्विमिंग पूल में उतर जाता है जहाँ पर एनाबेथ भी उसके पास आती है। जब पर्सी उसके हाथ की चोट को ठीक कर देता है तो दोनों अपने अपने माता पिता के बारे में बात करते हैं। एनाबेथ मानती है कि वो कभी एथेना से नहीं मिली। पर्सी हैरान होकर पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो बताती है कि ज्यूस ने एक कानून बनाया था जिसमें देवताओं को अपने बच्चों से मिलने से मना किया गया था, खासकर तब जब पोसाइडन ने कई बार पर्सी से मिलने की कोशिश की थी। उनकी बातचीत तभी रुक जाती है जब ग्रोवर उन्हें टीवी देखने बुलाता है। वहाँ टीवी पे गैब पर्सी पर अपनी ही माँ को किडनैप करने का आरोप लगा रहा था। अब वो तीनों भगोड़े बन चुके होते हैं और जल्दी निकलने की तैयारी करते हैं। नैशविल के म्यूजियम में वो देखते हैं कि मोती एथेना की मूर्ति के सिर पर रखे ताज में जड़ा हुआ है। क्योंकि म्यूजियम में अभी भी विजिटर्स मौजूद होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि सफाई कर्मचारियों के आने तक वो इंतजार करेंगे। एनाबेथ उन्हें ट्रंक्विलाइजर से बेहोश कर देती है ताकि वो बीच में कोई दखल न दे। पर्सी यहाँ पर सोचता है कि अब वो एथेना की मूर्ति के ऊपर तक कैसे पहुँचे। तभी उसे उड़ने वाले जूतों की याद आती है और ल्यूक की मदद से पर्सी उड़ते हुए ऊपर जाता और मोती निकाल लाता है। लेकिन मोती निकालने से पहले ही वहाँ पर सफाई कर्मचारी वापस आ जाते हैं और अब उनके शरीर पर किसी और का ही कब्जा था और वो मास्टर बोल्ट की मांग करते हैं। जब पर्सी कहता है कि उसके पास बोल्ट नहीं है तो वो एक हाइड्रा में बदल जाते हैं और आग उगलने लगते हैं। पर्सी उसके सिर को काटता है लेकिन हर कटे सिर की जगह और भी ज्यादा सिर उगाते हैं। एनाबेथ उसे उलझाए रखती है और पर्सी वॉशरूम से पानी बुलाकर उसे पीछे धकेल देता है। वो मोती उठाता है और वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद ग्रोवर मेडुसा के सिर का इस्तेमाल करता है और हाइड्रा को पत्थर बना देता है। बाद में वो खबरों में देखते हैं कि पूरी दुनिया में तूफानी बादल फैल रहे हैं। इस बात का सबूत है कि देवता युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और अगला क्लू उन्हें लॉस वेगस के लोटस कैसीनो तक ले जाता है। अंदर उन्हें लोटस के फूल परोसे जाते हैं जो उन्हें एक अजीब सी नशे में डाल देते हैं। दिन बीतते चले जाते हैं और वो खेलों और ऐशो आराम में खो जाते हैं जब तक कि पर्सी को पोसाइडन की आवाज सुनाई नहीं देती जो उसे ध्यान लगाने को कह रही थी। पर्सी समझ जाता है कि ये फूल एक ट्रैप है। वो होश में आता है और एनाबेथ और ग्रोवर को भी वापस से रियलिटी में खींच लाता है। जब कैसीनो का स्टाफ देखता है कि बच्चे काबू में नहीं आ रहे तो वो हमला कर देते हैं। वो तीनों लड़ते हुए आखिरी मोती हासिल करते हैं और एक कार से वहाँ से भाग निकलते हैं। बाहर आकर वो डेट देखते हैं कि आज का डेट 20 जून था।
5 दिन गायब हो चुके थे और ज्यूस का टाइम कल आधी रात को खत्म हो रहा था। नक्शा उन्हें हॉलीवुड की ओर ले जाता है जहाँ पर अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार छुपा हुआ था। एक फेरीमैन उन्हें ले जाने से मना कर देता है क्योंकि वो जिंदा है, लेकिन पर्सी उसे मेडुसा के सुनहरे ड्रैकमा देकर मना लेता है। हेडिस के महल में नर्क के कुत्ते उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी फर्स्ट पेनी बीच में आ जाती है और उन्हें हेडिस तक ले जाती है। हेडिस मास्टर बोल्ट मांगता है लेकिन पर्सी कहता है कि उसके पास बोल्ट नहीं है, वो सिर्फ अपनी माँ को वापस चाहता है। हेडिस सेली को आजाद कर देगा लेकिन धमकी देता है कि अगर बोल्ट नहीं मिला तो वो सारे मारे जाएंगे। जैसे ही पर्सी अपनी माँ को गले लगाता है उसकी शील्ड अचानक ही खुल जाती है और उसके अंदर छुपा हुआ मास्टर बोल्ट दिखाई देता है। हेडिस उसे पकड़ लेता है और पर्सी को झूठा कहता है। पर्सी इस बात का विरोध करता है और कहता है कि ये ढाल उसकी नहीं है। तभी एनाबेथ समझ जाती है कि ल्यूक ने उन्हें फंसाने के लिए ये सब किया था। हेडिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फर्स्ट पेनी को अपने कुत्ते छोड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन फर्स्ट पेनी उल्टा हेडिस पर ही हमला कर देती है और वो बोल्ट को छीन लेती है और दानवों को रोक देती है। वो बताती है कि वो हमेशा के लिए युद्धग्रस्त अंडरवर्ल्ड में कैद रहना नहीं चाहती। वो पर्सी को बिजली का बोल्ट सौंपते हुए कहती है कि आधी रात से पहले ज्यूस तक इसे पहुंचा दो। उन 3 मोतियों के साथ ग्रोवर तय करता है कि वो फर्स्ट पेनी के साथ पीछे ही रहेगा, जबकि पर्सी, सेली और एनाबेथ अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलते हैं। वो एक बहुत ही ऊंची इमारत पर पहुंचते हैं जहाँ पर ओलंपस का द्वार था। जैसे ही वो अंदर जाने वाले होते हैं वहाँ पर ल्यूक रास्ता रोक कर खड़ा था। पर्सी उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो ल्यूक कहता है कि वो ओलंपस को नष्ट करना चाहता है ताकि देवताओं की जगह नई पीढ़ी दुनिया को फिर से बना सके। जब पर्सी कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है तो ल्यूक हमला कर देता है और उससे वो बोल्ट छीन लेता है और अपने उड़ने वाले जूतों से एनाबेथ के जवाबी हमलों से बच निकलता है। वो बोल्ट से हमला करता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। पर्सी अपने उड़ने वाले जूते पहनता है और शहर के ऊपर ल्यूक का पीछा करता है। दोनों एक दूसरी इमारत की छत पर आपस में भिड़ते हैं। ल्यूक पर्सी का मजाक उड़ाता है और वो उसे कमजोर और पोसाइडन के बेटे होने के लायक न होने वाला बताता है। इससे पहले कि ल्यूक उसे मार सके, पर्सी आसपास के टैंकों से पानी बुलाता है और एक जोरदार हमले से ल्यूक को छत पर गिरा देता है। पर्सी मास्टर बोल्ट को वापस ले लेता है और जाकर एनाबेथ और सैली से मिलता है। तीनों मिलकर ओलंपस में एंटर करते हैं। सैली आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए पर्सी और एनाबेथ ही अंदर जाते हैं। अंदर ज्यूस एक सभा को लीड कर रहा होता है और पोसाइडन के खिलाफ युद्ध की घोषणा वो करने ही वाला होता है। और जैसे ही घड़ी में आधी रात होती है, पर्सी और एनाबेथ अंदर घुसते हैं और मास्टर बोल्ट उनके सामने पेश करते हैं। हैरान होकर ज्यूस पर्सी की बात सुनता है जब वो बताता है कि असली चोर ल्यूक था। यहाँ पर बहुत ही राहत महसूस करते हुए ज्यूस पर्सी की काफी तारीफ करता है और युद्ध को रोक देता है और पर्सी की गुजारिश पर वो ग्रोवर को अंडरवर्ल्ड से आजाद करने पर भी सहमत हो गया था। इसके बाद पोसाइडन पर्सी के पास आता है और उसके साथ न रहने के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि ज्यूस ने उसे दूर रहने पर मजबूर किया था क्योंकि वो देवताओं और इंसानों के बीच के रिश्ते से डरता था। पोसाइडन मानता है कि वो हमेशा दूर से ही अपने बेटे को गाइड करता रहा और वादा करता रहा कि जब भी पर्सी को उसकी जरूरत होगी वो वहाँ पर मौजूद रहेगा। पिता और बेटे हाथ मिलाते और फिर पर्सी सैली के साथ कैंप में लौट आता है। कैंप के गेट पर सैली पर्सी से कहती है कि उसे खुशी है कि उसने अपनी असली जगह पाली है। पर्सी यहाँ पर मुस्कुराता है और इस बात से वो खुश भी था कि उसकी माँ अब गैब से आजाद है और वो वादा करता है कि वो अक्सर मिलने आएगा। कैंप में वापस ग्रोवर बहुत ही प्राउड से अपने नए सीन को दिखाता है। ब्रूनर पर्सी को चुपके से निकलने पर डांटता है, लेकिन उसे अपने पसंदीदा स्टूडेंट भी कहता है और उसे याद दिलाता है कि उसे हमेशा अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करना चाहिए। और यहाँ पर जैसे ही ट्रेनिंग फिर से शुरू होती है, पर्सी एनाबेथ के साथ खड़ा होता है आगे आने वाले खतरे के लिए पूरी तरह से तैयार होकर। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।